हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज ज्योग्राफी के घटना चक्र के चैप्टर नंबर झूमिंग कृषि के साथ। सोचो दोस्तों, सोचो एक खेती है जहां हल नहीं, ट्रैक्टर नहीं, बस जंगल ही जंगल है, आग और परंपरा। तो आज बात करेंगे ज्योग्राफी की क्लास में और हम बात करेंगे झूम एग्रीकल्चर की दोस्तों। झूम एग्रीकल्चर जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे पुरानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारा शिफ्टिंग, देखो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम यानी कि स्थानांतरित कृषि पद्धति। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये है एनवायरमेंट, कल्चर और सर्वाइवल का कॉम्बो है दोस्तों। तो दोस्तों यूपीएससी, पीसीएस, खासकर यूपी पीसीएस, एसएससी, स्टेट पीसीएस, ये इन सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला झूमिंग कृषि का बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट, मैप एंड सारे जितने भी इशूज हैं सब पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, यूपीएसआई है या फिर रेलवे एनडीए, जो भी ये एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता ही आता है। व्हाट पॉइंट? तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ज्योग्राफी को रटना नहीं, समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। झूम कृषि, झूमिंग कृषि यानी कि झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग एग्रीकल्चर। तो दोस्तों झूम कृषि, झूम फार्मिंग एक स्थानांतरित कृषि है, यानी कि एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है। और यह कृषि पद्धति भारत में आसाम, जो मैं अभी बात कर रहा था, आसाम यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है दोस्तों। ये झूमिंग कल्टीवेशन इनकी जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू, याद रखना ये नाम मैचिंग में आए हुए हैं। झूम कृषि को असम में झूम, तो असम में झूम कहेंगे उसे, आंध्र प्रदेश में पोडू। ये क्वेश्चन आया हुआ है खासकर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस के साथ यूपीएससी में भी। सो मिस मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। तो झूम हो गई, आंध्र प्रदेश में पोडू हो गई, और मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट्स में इसे बेवर, पेंडा और मासा नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों या जंगलों को काटकर या जलाकर, या उन्हें काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। उन्हें काटने और जलाने के बाद कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की जो उर्वरता समाप्त हो जाती है दोस्तों, कहने का मतलब है वहां की जो फर्टिलाइजेशन है वो समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यह प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। कहने का मतलब उसे काट दिया गया, जला दिया गया और एग्रीकल्चर वहां पर कर दी गई। उसके बाद कई बार वहां क्या होता है, इस कल्टीवेशन में तो किसान क्या करता है, झूमिंग हो गया, और कई जगह क्या होता है, कुछ वर्षों बाद जब मिट्टी की उर्वरता, जो मिट्टी है उसकी उर्वरता घट जाती है, तो किसान उस भूमि को छोड़कर नई जगह पर दोस्तों, नई जगह पर क्या करता है, वो खेती करने लगते हैं। तो झूम एग्रीकल्चर के नाम मैंने ऊपर बताया, झूमिंग स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कई बार इसे स्वीडन, क्या कहते हैं, स्वीडन यानी अंतरराष्ट्रीय नेम है इसका, स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। भारत में मैंने जैसा बताया बहुत सारी जगह ये क्या है, इसकी कटाई की जाती है, वनों की कटाई की जाती है, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, बुवाई की जाती है, और खेती की अवधि भी याद रखना 1 से 3 वर्ष, कई बार 1 से 3 यानी 1 to 3 ईयर्स खेती की अवधि होती है। और भूमि को कई वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं कई वर्षों के लिए भूमि को ऐसे ही छोड़ देना, झूम साइकिल। पॉइंट? ये सारी चीजें दोस्तों, बहुत सारी फसलें होती हैं, मिक्स क्रॉपिंग भी की जाती है, याद रखना। तो झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है, ये बात याद रखना। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में झूम कृषि की जाती है, और झूम खेती उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। गॉट माय पॉइंट? तो ये हो गया हमारी झूम फार्मिंग। अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पे, प्रश्न कोश पे। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है दोस्तों? ये जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, इसको कहते हैं झूमिंग अथवा पैडा पद्धति। यानी झूम एक स्थानांतरित कृषि, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है, जो जनजातियों की ट्राइब्स के द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की जो उर्वरता है, यानी कि उस स्थान की जो मिट्टी है, सॉइल की जो उर्वरता है, वो समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में या जितने भी और एग्जाम्स हैं वहां पर आए हुए हैं, देखिए उत्तराखंड पीसीएस में। तो झूम है कृषि की एक पद्धति, यानी कि एक कृषि की पद्धति है
जहां पर खेती की जाती है, यह है झूम। झूम किसे कहते हैं? ये झूम है। झूम किसे कहते हैं? खेती की एक पद्धति है जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पर की जाती है दोस्तों। गॉट इट? झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है कहां पर? नागालैंड में। तो झूम खेती उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में अधिक प्रचलित है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी आदिवासियों द्वारा, जो ट्राइब्स है, उनके द्वारा झूम कृषि अपने व्यवहार में लाई जाती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। ये असम तथा बिहार। प्रश्नकाल के समय ये उत्तर था आपका असम तथा बिहार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे, क्षेत्र और वहां से रिलेटेड स्थानांतरीकृति जो होती है एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो जो पश्चिमी घाट पर होती है उससे कहते हैं कुमारी। ये कई बार क्वेश्चन आया, पश्चिमी घाट पर होती है कुमारी दोस्तों, उससे कहते हैं कुमारी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है उसे कहते हैं वालतेरे। याद रखना, जो दक्षिणी पूर्वी यानी कि साउथ ईस्ट राजस्थान में उसे कहते हैं वालतेरे। और उत्तर पूर्वी भारत में आप देखेंगे, अभी हम चर्चा कर रहे थे, होती है झूम। उत्तर पूर्वी भारत में है झूम, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कहते हैं इसे ढाइया। याद रखना ये क्वेश्चन क्या कहते हैं? ढाइया, यानी कि 4 2 3 1 इज योर राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसको ढाइया नाम से जाना जाता है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ये शिफ्टिंग जो है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धतियों में जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके खेती की जाती है। उस स्थान की उर्वरता यानी कि उस मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में से झूम, उड़ीसा में पोडू और ढाबी, कोमन या ब्रंगा, और पश्चिमी घाट में कुमारू, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बात्रा या वालतेरे, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पेंडा या बेवर ढाइया नाम से व्यवहृत है, यानी कि ये खेती की जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात होगी। ये है बी। ये बी, मासा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि मासा जो नाम है ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एमपी की एक स्थानांतरणीय कृषि है, ना कि हिमाचल प्रदेश की। पोंडू मैंने बताया उड़ीसा में होती है, पूनम केरल में, और झूम जो है असम में होती है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? जब कृषि भूमि पर एक फसल को उगाकर एवं उपज को प्राप्त करके उसे जलाकर छोड़ दिया जाता है एवं अगली उपज को उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए, उससे कहते हैं स्थानांतरण कृषि खेती। इसे भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना। अब आएंगे कृषि के विविध वाले पार्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अपने एग्जाम्स में। जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं फ्यूचर में दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। चलो बात करेंगे आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की। उसमें 21-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 315.7 मिलियन टन था। 21-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान में चावल का उत्पादन 130.3 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 106.8 मिलियन टन। तो नंबर 1 पर अगर बात करेंगे, राइस का कल्टीवेशन होता है, नंबर 2 पर होता है गेहूं, व्हीट का दोस्तों, ये बात याद रखना। वहीं मोटे अनाज का जो 50.9 मिलियन टन, और दालों का उत्पादन होता है 27.7 मिलियन टन। वहीं 21-22 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात माने तो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में, जो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.77%, कितना 17.77 जो प्रतिशत है, इस 17.77% का हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान पर है यूपी, जिसमें हिस्सेदारी यूपी की है 17.77, ठीक है, 17.77% है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो एमपी का स्थान है दूसरा, जहाँ 12.37% है, और पंजाब का स्थान है 8.94% के साथ तीसरा स्थान। याद रखना दोस्तों, पंजाब का तीसरा है, पहला उत्तर प्रदेश 17.77% के साथ, दूसरे पे हो गया है मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। वहीं राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? त्रिची में दोस्तों। 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, और यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार यानी कि फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर काम करता है। और वर्ष 2021-22 उसके थर्ड जो एग्रीगेट आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य क्रम से अगर बात करें तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, याद रखना, नंबर 2, ये नंबर 1 है, नंबर 2 पे है दोस्तों महाराष्ट्र, और नंबर 3 पर है गुजरात।
ये 3 राज्य हैं। और मक्का का वानस्पतिक नाम यह है जिया मेज। यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण इसे वर्ष भर यानी कि पूरे ईयरली बोया जा सकता है, एक समय नहीं है इसका, वर्ष भर इसे बोया जा सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी पूछा जाए तो क्या है कि भाई मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। मक्का का एक C4 पौधा है। मक्का कैसा C4, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, क्या C4 पौधे हैं। मक्का का प्रयोग मंड यानी कि स्टार्च पाउडर और डेक्स्ट्रन और साया टैक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता रहता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल बायोडीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के एल्कोहली जैसे आप दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो अल्कोहल से बनती है, तो वो मक्के से भी दारू बनती है। तो एल्कोहली पेय तथा कॉर्न विस्की जो अमेरिका की मदिरा है, अमेरिका की वाइन है, या काउइम बोलते हैं, काउइम ये ब्राजील की बियर है, काउइम आदि भी तैयार किए जाते हैं। ये सब मक्का से तैयार किए जाते हैं। मक्का भारत में दोस्तों चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोगित यानी कि कंज्यूम करने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है। यानी नंबर 1 पर अगर बात करें तो चावल, और नंबर 2 पर गेहूं, और नंबर 3 पर मक्का। विभिन्न मौसमों में, विभिन्न जो मौसम है उसमें क्षेत्रों में मक्का की जो परिपक्वता यानी कि जो मैच्योर पीरियड है, पकने का टाइम है, वो 90 दिन से लेकर 150 दिन तक है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य याद रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की जो परिपक्वता है यानी कि जो पकने की अवधि है वो 80 से 105 डेज है, 80 से 105 डेज है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 20-21 में भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य थे दोस्तों, याद रखना। नंबर 1 पर है कर्नाटक, नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पर है महाराष्ट्र। ये 3 राज्य हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये मक्का की आनुवंशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। वहीं भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय, याद रखना, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। वहीं 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल, पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 20-21 में या 21-22 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे था उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर वेस्ट बंगाल, और नंबर 3 पर है दोस्तों बिहार। याद रखना नंबर 1, 2 और 3, तो बिहार का स्थान आता है। वहीं प्रसंस्करण हेतु यानी कि जो प्रोसेसिंग के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2 और चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों एवं कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। वहीं आलू में उगने वाला या आलू में लगने वाला प्रमुख रोग है पछिता झुलसा, क्या है, लेट ब्लाइट। और गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है दोस्तों, वहां पर ह्यूमिडिटी पाई जाती है, क्या है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जूट जो है वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है वहां पर काफी अच्छी मात्रा में उगाया जाता है दोस्तों। गॉट पॉइंट। तो ये था कृषि का मिसलेनियस, और भी देखते हैं। वहीं दोस्तों बात करेंगे जूट की, तो जूट एक कैसी खरीफ फसल है, जूट खरीफ की एक फसल है। इसे मार्च से लेकर मई महीने तक की अवधि में बोया जाता है। और जूट की खेती के लिए उच्च टेम्परेचर सहित आर्द्र जलवायु, मतलब उसके साथ साथ टेम्परेचर उच्च चाहिए और उसके साथ साथ आर्द्र जलवायु यानी वेट क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है, हाई टेम्परेचर चाहिए, याद रखना। वहीं जो कच्चा जूट है इसे जूट एवं मैस्ता कहते हैं। यह मुख्यतः वर्षाधीन स्थिति यानी कि जहां पर रेन फेड कंडीशन है वहां पर उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट संचित स्थितियों में उपजाया जाता है। यहाँ पर इरीगेटेड एरिया है, कितना इरीगेटेड एरिया है, तो वहां पर 21% जूट संचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, कहां पर, ईस्टर्न वाले इलाके में। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। और जूट मुख्यतः 9 राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड व उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। मैस्ता की कृषि 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इन सब में की जाती है।
जूट जो है कांप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है और पश्चिमी बंगाल भारत का सर्व प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक राज्य हैं बिहार, असम, उड़ीसा व मध्य प्रदेश। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। जूट को दोस्तों भारत का स्वर्णिम तंतु की संज्ञा दी जाती है। और मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका उत्पादन पश्चिमी बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2021 में उसके अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्रम से क्या है? असम। नंबर 2 पर असम आ गया। नंबर 3 पर याद रखना बिहार है और नंबर 4 पर आंध्र प्रदेश है दोस्तों। कौन सा? आंध्र प्रदेश का स्थान है। केसर की बात करेंगे अब। केसर मतलब सैफरन। केसर यानी कि सैफरन का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन यानी कि जो कॉमर्शियल लेवल पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। याद रखना स्पेन है, ईरान है, ग्रीस है, इटली है। यहाँ पर जो है जाफरान उगाया जाता है। अब बात करेंगे बाजरा। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों क्रम से, मैं बाजरा की बात करूँ, ये है बाजरा। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन क्रम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक, कहाँ पर है? राजस्थान में, यूपी और उसके बाद हरियाणा में। याद रखना हरियाणा में होता है दोस्तों। वहीं हरित वाली रोग जो है, हरित बाली रोग बाजरे में मुख्यतः पाया जाता है। इसमें बाजरे की जो बालियां हैं, बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी भरी पत्तियां सी बन जाती हैं जिससे बाली जो है झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। बाद में इन्हीं पौधों को प्रतिरोपण कर दिया जाता है। वर्ष 21-22 में प्याज उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य, नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 कर्नाटका। ये 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये प्याज के उत्पादन में दोस्तों। राइट, तो ये 3 राज्य हैं। वहीं 21-22 में इसकी बात करें, इस आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में, फ्रूट्स उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात क्रम से महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। वहीं वर्ष 2021-22 के आंकड़ों में भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व तमिलनाडु का स्थान आता है। और आम की बीज रहित यानी कि सीडलेस प्रजाति है सिंधु। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। और आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान है ये, पूसा द्वारा वर्ष 1971 में, याद रखना 1971 में दशहरा एवं नीलम की, ठीक है, दशहरा एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। और आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां, इसका नाम है बेंगालोरा, इसे बोलते हैं तोतापरी, नीलम है, आम्रपाली है और दशहरी 51 है। ये दशहरी है दोस्तों, दशहरी है, दशहरी प्लस नीलम, ठीक है, उसके क्रॉस से डेवलप की गई है। तो ये जो है ये भी आम की नियमित फसल है। दशहरी हो गया, चौसा, लंगड़ा, ये आम की नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया। वहीं ललित एवं बनारसी अमरूद की उन्नत किस्में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेन्स लखनऊ में है, याद रखना है, लखनऊ में अमरूद की इस किस्म का डेवलप किया गया था। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए दोस्तों इस किस्म की संस्तुति की गई। वहीं जो आंवला है जिसे इंडियन गूजबेरी बोलते हैं, तो आंवले को इंडियन गूजबेरी के फल औषधीय यानी कि जो मेडिसिनल रूप से उसके युक्त होते हैं, तो उसमें औषधीय गुणों से युक्त होते हैं और इसे विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन की बात करेंगे, कृष्णा की बात करेंगे, बनारसी की बात करेंगे, ये सब आंवले की किस्में हैं। ठीक है, मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अदरक का तना एक टेढ़ा मेढ़ा होता है। जो तना है जो भूमिगत होता है यानी कि भूमि के अंदर पाया जाता है और खाद का संग्रहण करता है, यानी कि वो भूमि के अंदर ही अपने खाद का संग्रहण करता है और ये प्रकंद कहलाता है। क्या कहते हैं? प्रकंद। प्रकंद समझो, प्रकंद, मुझे लिखने का मन कर रहा है इसलिए लिख रहा हूँ प्रकंद। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रकंद कहलाता है। अनाज के दानों का उत्पाद उसे कहते हैं ओटमील। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लें क्या? हाँ, ऐसे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, आप तक भी पहुंचेगा। तो ये कहते हैं ओटमील। ठीक है, नहीं यार वैसे चलो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, थोड़ा देखने में भी सही लग रहा है। उन्हें कहते हैं ओटमील। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।
उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज इसे कहते हैं मडुआ यानी कौदा। क्या कहते हैं? मडुआ कौदा। कलर ये वाला मडुआ कौदा का निर्यात यानी एक्सपोर्ट होता है, जापान को किया जाता है। कहां पर? जापान को। जो उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज है मडुआ कौदा, इसका निर्यात यानी कि हम एक्सपोर्ट जो है कहां करते हैं? जापान के लिए। मडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। वहीं बात करेंगे लोबिया एंड मूंग, अरहर, ये तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। और मूंगफली, तिल, बाजरा, इसकी कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है NFSA, इसका एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं चावल, गेहूं तथा दलहन। इनके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा एवं चारे वाली फसलों की भी इसमें शामिल किया गया है। ग्वार की बात करेंगे। ग्वार को दोस्तों क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं, इसको क्लस्टर बीन कहते हैं। तो क्लस्टर बीन का अधिकतम जो उपयोग है जानवरों के चारे के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत एवं पाकिस्तान, इंडिया और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। शैल गैस के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में ग्वार गोंद के महत्व को साबित होने के बाद हाल ही में इनकी मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई और ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। वहीं हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग बोलते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल जो फ्रैकिंग है उसका नामक हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा शैल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। एंड द हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में कुल मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य क्रम से देखेंगे आप तो ये है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल और तीसरा है गुजरात, चौथा है उड़ीसा, पांचवा तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की जो मछली है, फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है और समुद्री मछली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो मरीन फिशरीज है उसमें मरीन फिशरीज की बात कर रहा हूँ वो नंबर 1 पर है गुजरात। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभरा है। यहाँ वनस्पति जात तथा प्राणी जात के समृद्ध और व्यापक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यह अपने लहलाते हुए हरे वनों, विविधतापूर्ण वन जीवों, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसे प्रकृति का गुप्त खजाना और ऑर्किड की विविध किस्मों के घर माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया। उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशकों या बिना केमिकल के, बिना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर किया गया था। गॉट माय पॉइंट? तो ये सारा आंकड़ा है, ये आपके नोट्स से, विविध से, मिसलेनियस से रिलेटेड। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर पे। प्रश्न कोश बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आंसर्स यहाँ से आए हुए हैं उन सब पर डिटेल में चर्चा करें। सेशन अगर अच्छा और प्यारा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पे। प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला टैग का रंग है जो प्रमाणित है, यानी कि सर्टिफाइड जो सीड्स हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर में आया। देखो ये होता है नीला कलर। जो सर्टिफाइड सीड्स हैं उनके जो प्रयोग है उनके थैलों पर वो होता है टैग का रंग नीला। प्रजनक की बात करें, जो प्रजनक बीज है यह बीज उत्पादन का मूल सोर्स होता है और यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है, तो सुनहरा पीला होता है प्रजनक बीज पर। आधार बीज की बात करेंगे, आधार बीज पर होता है सफेद रंग का टैग और प्रमाणित बीजों पर दोस्तों इसके थैले पर नीले रंग का, यानी कि इसे कहते हैं ब्लू रंग का टैग लगाया जाता है। गॉट माय पॉइंट? ब्लू रंग का टैग लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या है 2? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जोत का क्षेत्र 1980-81
उससे लेकर 11-12 तक निरंतर गिर रहा था। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन यहां देखेंगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। क्योंकि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में अगर दिया गया तो निरंतर गिरावट नहीं दर्ज की है किसी भी खेती में, चाहे गेहूं है, दाल, चावल या मोटे अनाज में से। जबकि कृषि 2014-15 में इसका क्षेत्र बढ़कर इतना हो गया, यानी बढ़ा ही है, घटा नहीं है, तो आंसर थोड़ा सा इधर हो सकता है, तो ई आंसर है इसका। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों की निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यह है केरल। केरल का होता है टेपियोका दोस्तों। राज्य और उनकी महत्वपूर्ण फसलें, तो केरल में क्या होता है? टेपियोका। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में होती है कपास, देखेंगे। पश्चिम बंगाल में पटसन यानी कि जूट, गुजरात में मूंगफली। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आंसर इज 1, 3, 4। 1 और 3 और 4, 2 वाला गलत है, क्योंकि केरल में टेपियोका होता है। आईएएस का क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में पटसन होता है, गुजरात में मूंगफली होती है, लेकिन महाराष्ट्र में कपास कम होता है दोस्तों। कपास कहाँ होता है? तो कपास होती है आपकी कहां पर? क्वेश्चन क्या था, कौन सही सुमेलित है? तो आंसर सी, 1, 3, 4। प्रश्न काल में देखा गया तो सी अभिष्ट था, लेकिन 21-22 में तमिलनाडु में टेपियोका प्रथम स्थान पर है। गुजरात में कपास में गुजरात प्रथम स्थान पर, याद रखना। कपास के मामले में 21-22 में गुजरात नंबर 1 रैंक पर है। पश्चिम बंगाल जूट एवं पटसन में प्रथम स्थान पर है, और मूंगफली में भी गुजरात प्रथम स्थान पर है। तो कपास और किसमें? मूंगफली में दोस्तों। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह केला। केला दोस्तों महाराष्ट्र की बृहत्तम यानी कि ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, यानी कि जो बृहत्तम उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। आलू का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश, नारियल का केरल है, तंबाकू का आंध्र प्रदेश है, बट केले का जो बृहत्तम प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो ये नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, और नंबर 3 पर है गुजरात। याद रखना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। प्रश्नकाल में महाराष्ट्र था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? दैट इज उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में दोस्तों। राष्ट्रीय इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करना। और त्रिची कहां पर है बताइए? तो यह तमिलनाडु में। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची तिरुचिरापल्ली में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैपिंग वाला, देख सकते हैं आप। आईएएस में आते थे, अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों को उनके उत्पादन यानी कि मिलियन टन का सही ह्रासमान है डिक्रीजिंग क्रम में कौन सा है? तो यह दोस्तों चावल सबसे ज्यादा होता है, नंबर 1, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 मोटे अनाज, नंबर 4 दालें। क्योंकि चावल होता है, आप देखेंगे तो 124 पॉइंट इतना कुछ, ये गेहूं, फिर मोटे अनाज, फिर दालें, ये कई बार पूछा जाता है। तो राइस के बाद व्हीट, उसके बाद मोटे सीरियल्स होते हैं, उसके बाद दालें यानी कि पल्सेस होती हैं। पॉइंट, ये बात याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? दैट इज उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 में लिख देता हूं, यहाँ आंकड़े देख लो। नंबर 1 पे है दोस्तों, ये आंकड़े बहुत अच्छे आंकड़े हैं। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश 17.77% के साथ, और वहीं दूसरे पे बात करेंगे, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का आंकड़ा है 12.37%, और नंबर 3 पर है पंजाब। याद रखना दोस्तों, पंजाब में है 8.94%। ये 3 आंकड़े हैं, याद रखना। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? दैट इज ओनली 1, गुजरात। ठीक है, कृषि उत्पादन और अग्रणी उत्पादक, कपास में अगर बात करेंगे गुजरात, आप पता लगाएंगे। चना में है मध्य प्रदेश, काली मिर्च में केरल, अनानास में पश्चिम बंगाल। तो 2, 1, 4, 3। ठीक है, जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आंसर इजी गोइंग लगा देते हैं। तो मिस मत करना, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके साथ होते रहेंगे, इसलिए मिस बिल्कुल मत करना दोस्तों। चलो, ये मैच कर लेना, आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 15 और देश की बात करें। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी, उत्तर प्रदेश, नॉट मध्य प्रदेश। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात, और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये मैंने ऊपर सब पढ़ चुका हूं। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि मैं दोबारा पढ़ूं तो दोबारा पढ़ दूंगा, लेकिन ये मुझे लगता है टाइम ही आपका लेगा, अदरवाइज आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, फसलें और फसलनाशक जीव। चावल में होता है दोस्तों घुंडी मुकुड़,
घुंडी मुकुट जो होता है वो चावल की एक बहुत ही बुरी फसल नाशक जीव है। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में होता है दोस्तों एफिड, याद रखना ये आता है क्वेश्चन आईएएस 1984 का। गन्ना, गन्ने में होता है दोस्तों सीड्स प्रो वेदक सलाब। और वही चना, चने में क्या होता है, ये होता है गोलक सलाब, ये होता है चना। यानी आंसर आपका 2 1 4 5 यानी कि सी इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। देखिए जो एफिड है, एफिड गेहूं सहित अनेक अनाजों एवं फलों को हानि पहुंचाते हैं। एफिड दोस्तों गेहूं सहित अनेक अनाज एवं फलों को, ये है एफिड। एफिड जो है बहुत सारे अनाज एवं फलों को हानि पहुंचाने वाला जीव है। इस प्रकार जो घुंडी बग है, जिसमें घुंडी मुकुड़, ये चावल, यहां मैं लिख देता हूं, ये चावल यानी कि राइस, सीड्स प्रो वेदक सलाब यानी कि टॉप सूट बोरर मोट, ये गन्ना की फसल हानि पहुंचाने वाला, तथा गोलक सलाब जो है चना की फसल को हानिकारक यानी फसल के लिए हानिकारक जीव माने जाते हैं। तो याद रखना एफिड गेहूं हो गया, और जो घुंडी बग यानी कि जो घुंडी मुकुड़ है वो चावल हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर से बात करेंगे फसल का नाम और बीमारी का नाम। यहां से क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। देखिए गन्ने में दोस्तों जो रोग होता है वो होता है रेड रॉट, हम इसे रेड रॉट बोलते हैं। तो गन्ने में रेड रॉट हो गया, जहां पर 2 है उसको रखो, बाकी हेलमेट सारे हेलमेट हो गए। आंसर बचा 2 3 4 8। धान की बात करेंगे, धान में होता है खैरा। ठीक है, धान में होता है खैरा। अरहर की बात करेंगे, उसमें होता है उक्टा या विल्ट, ये होता है अरहर में उक्टा या विल्ट। आलू में होता है दोस्तों झुलसा, ऐसे बोलते हैं लेट ब्लाइट, होता है झुलसा। आंसर 2 3 4 1 इज राइट आंसर। देखो गन्ना इज रेड रॉट, धान यानी खैरा, अरहर यानी उक्टा विल्ट, आलू यानी में झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट। ये क्या है, बीमारियों के नाम है। ऑटोमेट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। धान की बात करेंगे, धान में होता है हरित वाली, नहीं यही गलत है, यही गलत है, पहला इज रॉन्ग। बाजरा में अर्गट होता है दोस्तों, जो बीमारी होती है। मटर में बुकनी, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। और चने में होता है उक्टाया विल्ट। ऑटोमेट तो हरित वाली रोग बाजरे में होता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी भरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। कैसे, बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर आओ 16 पे। गन्ना हो गया, चुकंदर, स्वीट पी हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, या ये हो गया फरासबीन, किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं त्रिपादप कुल। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। गन्ना यानी शुगर कैन, चुकंदर, स्वीट पी हो गया, चना हो गया, और ये अरहर हो गई, और ये हो गया फरासबीन। दोस्तों ये क्या है, ये त्रिपादप कुल। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरासबीन, ये त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। सो याद रखना। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। कहवा के उत्पादन में हम देखेंगे, एक बार ये आंकड़ा है, गलत क्वेश्चन है। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक दूध का है, दूध है नहीं। ठीक है, गेहूं का भी हो सकता है, वो भी नहीं है। अग्रणी उत्पादक नहीं है। गन्ने के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, मैं यहाँ सब बताऊंगा। तो गन्ने के उत्पादन में भारत का सेकंड है, और नंबर 1 पर है ब्राजील। कौन सा है, ब्राजील है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करेंगे कहवा, कहवे के उत्पादन में 9वां स्थान है। तो कहवे के उत्पादन में हमारा इंडिया का कौन सा स्थान है, 9th रैंक है। कौन सी है, 9th। और नंबर 1 पर कौन है, कहवे में नंबर 1 पर भी ब्राजील है। बड़ा पॉइंट। वहीं बात करें, हाँ, और दूसरा है, देखो दूसरे पे है वियतनाम। कौन सा है, वियतनाम, दूसरी रैंक है वियतनाम। वहीं तंबाकू की बात करेंगे, तंबाकू के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर था, इंडिया का रैंक है 2nd। प्रथम पर है चाइना, तंबाकू जो है सबसे ज्यादा चाइना में होता है। तिलहन उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो तिलहन के मामले में भी इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, सो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, ये आंकड़े 22-23 के हिसाब से देखेंगे, ये पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पर ये हुआ है कुल खाद्यान्न 315.7 मिलियन टन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना पड़ेगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, और तंबाकू के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। दोनों आंकड़े क्या है, सत्य नहीं है, डी आंसर है। क्योंकि ए की माने तो 21 के अनुसार फल उत्पादन में मेलन को छोड़कर, तरबूज को छोड़ दो, तो भारत का चीन के बाद यानी भारत का सेकंड है, और चाइना का पहला रैंक है। और साथ ही तंबाकू जिसे बोलते हैं अनमैन्युफैक्चर्ड के निर्यात में, तो जो तंबाकू का अनमैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट है, मैं यहाँ लिख रहा हूं एक्सपोर्ट में 4था स्थान है। 4th लिख दो भैया, 4th स्थान है इंडिया का। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, जूट क्या एक रबी फसल है? भाइयों जूट रबी की फसल नहीं है, यही मामला गलत हो गया, खरीफ की फसल है। कैसी, खरीफ। तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया, जहां पहला गलत है सब हटा लो, आंसर आ गया 2 और 3। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, ये मैंने ऊपर बताया।
भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, ये बात भी मैंने बताई। आंसर आपका आ गया 2 और 3। जूट एक खरीफ की फसल है दोस्तों, इसे मार्च से लेकर मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए हाई टेम्परेचर सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाधीन तो रेन फेड कंडीशन में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट संचित स्थितियों में उपजाया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों में है, ये मैंने ऊपर भी बताया था, एक बार यहाँ पर भी रीडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, दैट इज वेस्ट बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 21-22 के आंकड़े की बात करें तो 10.3 मिलियन गांठ जूट एवं मैस्ता के उत्पादन का अनुमान है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है यह पश्चिम बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर जूट के लिए कांप व दोमट मिट्टी में पैदा होता है। यहां पर दोस्तों कांप या दोमट मिट्टी चाहिए। पश्चिम बंगाल भारत का सर्व प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सबसे उपयुक्त है? तो वहां पर होता है धान और जूट, मैंने ऊपर ही बात की थी। तो धान और जूट गंगा के निचले मैदानों में क्लाइमेटिक तरीके से इंपोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हेक्टेयर 0.52, उसके बाद बिहार आ गया, फिर असम में है इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से, नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर आसाम, नंबर 3 पर है बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो यह है कपास, जूट और यह है सनई, ये वाला सी। कपास, जूट, सनई का संबंध रेशे वाली फसलों से है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र को बदल दिया गया, अब गुजरात का नंबर 1 है। जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का, अभी चर्चा हुई थी। आप मक्का को दोस्तों वर्ष भर बो सकते हो, ये वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का दोस्तों। मक्का विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। मक्के की खेती की जा सकती है कहां पर? वर्ष भर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग, उसके प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सा आंसर है? तीनों दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। तो मक्का के मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और जैव डीजल जिसमें बायो डीजल में यूज होती है, और अल्कोहल के लिए यूज होता है। मक्के का प्रयोग मंड यानी स्टार्च पाउडर, इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रिन, सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का उत्पादन या प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के अल्कोहली पेय अथवा कॉर्न विस्की जो अमेरिका की मदिरा है, जैसे बोलते हैं काउइम, ये ब्राजील की बियर आदि भी तैयार किया जाता है। मक्का की फसल पकने की अवधि है 110 डेज, यानी कि 90 से 150 डेज लेती है, लेकिन कई बार वो 80 से 110 दिन में भी पक जाती है, ये मैंने ऊपर बताया था। कौन सा C4 पौधा है? मक्का और गन्ना। गन्ना भी C4 है, याद रखना। गन्ने का भी पौधा C4 की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से सी पौधों के उदाहरण है। चावल भी C4 है, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन हो गया। कपास, तंबाकू एवं आलू, ये C3 पौधे हैं, और C4 पौधा है मक्का, तो याद रखना। तो चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू, ये C3 है, और गन्ना और मक्का जैसी फसलें C4 पौधे हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो देखिए मक्का नंबर 1 पर अगर हम बात करें मक्का की, यहाँ लिखते हैं, तो नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी आंकड़े हो सकता है बदल दिए गए, लेकिन अभी ये इसमें आंध्र प्रदेश दे रखा था, लेकिन अभी प्रेजेंट के आंकड़े में बताऊं तो है नंबर 1 पर कर्नाटक, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। मक्का उत्पादन अग्रणी राज्य है 3, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोस्तों। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्के की आनुवंशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? होता है जम्मू और कश्मीर में। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है, इसे जाफरान भी कहते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, ये होती है कश्मीर में।
सेफ्रॉन की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। ऑर्नामेंट 35 पाएंगे। कुछ फसलें हैं और कुछ इनकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। क्या है? जौ की दोस्तों बात करेंगे तो जौ ये सबसे ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में उगाया जाता है। उसके लिए जो परिस्थितियां चाहिए, तो जौ के लिए ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कंपेरेटिवलिटी कम उपजाऊ, जो कम फर्टाइल सॉइल है, उसकी आवश्यकता होती है। चावल की बात करेंगे तो चावल के लिए दोस्तों क्या है? चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए। नोट पॉइंट। चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चाहिए। मिलेट की बात करेंगे तो मिलेट के लिए तप्त और ये वाला सी, तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा चाहिए। और चाय के लिए दोस्तों गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाली परिस्थितियां चाहिए। आंसर हो गया आपका 2413। यहां पर है वैसे ये वाला, देख सकते हो। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करेंगे। क्या है? कपास दोस्तों, कपास के लिए 50 सेंटीमीटर की 500 से लेके 1000 मिलीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर में लिख देता हूं। कपास के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, याद रखना। और 18 से 22 यानी 18 से 22 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए। ये बात हो रही है हमारे लिए कपास की। गॉट माय पॉइंट। अब कपास के बाद बात आती है फ्लैक्स की दोस्तों। किसकी? फ्लैक्स। फ्लैक्स की बात करेंगे तो यहाँ 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और तापमान 5 से 18 डिग्री सी चाहिए। फ्लैक्स की बात कर रहा हूं। अब आएंगे अपन चुकंदर पर। चुकंदर के लिए दोस्तों 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सी चाहिए चुकंदर के लिए। बात करेंगे पटसन, तो पटसन पे आएंगे दोस्तों, इसके लिए 150, याद रखना इसके लिए वर्षा सबसे ज्यादा चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए 200 पटसन के लिए। और 25 से लेकर 35 डिग्री सी टेम्परेचर की आवश्यकता है पटसन के लिए दोस्तों, यानी कि पटसन के लिए, यानी कि जो जूट होता है। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 20 सेंटीग्रेड वगैरह सब बता दिया। पॉज करके चाहो तो आप देख सकते हो। चलो, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रत्यारोपण करके की जाती है? दैट इज प्याज। ठीक है, 1997 का क्वेश्चन है आईएएस का। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर पौध तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौध को प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? जो हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां की बात कर रहा हूं, वो है अपना धान, मक्का और गेहूं। धान, मक्का और गेहूं को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ओनली विल्सन साहब को। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। और 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हर्सल के नाम, उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका नाम है फ्रेडरिक विल्सन। ठीक है, फ्रेडरिक विल्सन। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच भी करना है। ठीक है, देखो कॉफी बोर्ड की बात करें तो ये है बेंगलुरु में। कॉफी बोर्ड जो कॉफी है कर्नाटक में होती है, तो ऐसे करके आ सकते। कॉफी बोर्ड की बात करें तो ये बेंगलुरु में दोस्तों। उसके बाद रबर बोर्ड की बात करें तो रबर बोर्ड है आपका कहां पर? कोट्टायम में। तो रबर बोर्ड कहां पर है? ये आपका कोट्टायम में रबर बोर्ड है, कोट्टायम में। चाय बोर्ड की बात करेंगे तो ये है कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड की बात करेंगे तो यह है गुंटूर में। ठीक है, ये गुंटूर में आप देख सकते हो। आंसर इज बी। कॉफी बोर्ड है बेंगलुरु में, आईएएस में क्वेश्चन है। इवन स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, याद रखना। कहां पर? यूपी पीसीएस में, शायद स्टेट पीसीएस में। तो कॉफी बोर्ड हो गया। कॉफी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? कर्नाटका। कर्नाटका में बेंगलुरु है, यस। तो बेंगलुरु जो है वहां पर कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर है। रबर बोर्ड कहां पर है? कोट्टायम, यानी कि केरल में। तो ये हो गया कोट्टायम। चाय बोर्ड कहां पर है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। और तंबाकू बोर्ड कहां पर है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। पहले स्थान पर है दोस्तों कौन? चाइना। चाइना बहुत सी चीजों में पहले स्थान पर है। 2016 में विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में भारत का हिस्सा इतना था 2016 में। अभी आंकड़ा बढ़ चुका है। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है चाइना। नंबर 2 पर है भारत। आम की बीज रहित प्रजाति, यहां पर बीज नहीं होता है, सीडलेस प्रजाति की बात करें वो है सिंधु। सिंधु जो है आम की सीडलेस, याद रखना, सीडलेस प्रजाति है। यह विश्व का एकमात्र बीज रहित प्रजाति है सिंधु।
निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो यह आम्रपाली। कौन सी है दोस्तों? आम्रपाली। मैंने ऊपर ही बताया था, आम्रपाली। गॉट इट? जो आम की कलर चेंज, ये वाला आम की आम्रपाली, ये दिखते नहीं है भाई। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान स्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी और नीलम इसके क्रॉस से विकसित की गई है। दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है अमरूद। ललित अमरूद की उन्नत किस्म है, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस लखनऊ ने अमरूद की इस किस्म को विकसित किया। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस किस्म की संस्तुति की गई है। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? दैट इज उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नियमित फसल वाली प्रजातियां नहीं है। दशहरी 51 ये नियमित फसल है, ये देख सकते हो आप। और आम की जो नियमित फसल वाली प्रजातियां है बेंगालोरा, तोतापुरी, नीलम और आम्रपाली। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की, इसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये सब। और गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, आप देख सकते हैं। काशी गंगा लौकी की प्रजाति, और काशी जो है मधु खरबूजे की प्रजाति है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी होती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में इसे उगाई जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 1949 पे आएंगे। फसल और प्रजाति को मैच करना है। देखिए धान यानी कि गोविंद धान की प्रजाति है, बट शुष्क सम्राट गेहूं की नहीं, ये एक धान की प्रजाति है, यही आंसर है। पारस अरहर की प्रजाति, और प्रकाश जो है मटर की प्रजाति है। किस राज्य में केले का अधिकतम मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है? दैट इज तमिलनाडु। अगर आप बात करें केला उत्पादन में 21-22 के हिसाब से, तो नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है गुजरात, फिर है तमिलनाडु। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? बाजरा। गुजरात में बाजरा है। और मैं बता दूं यहाँ आपकी कपास भी है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मूंगफली भी है, जहां पर गुजरात में सब उगाया जाता है, यानी बाजरा, कपास, मूंगफली वगैरह। राजस्थान में भी उगाया जाता है। 52 पर चर्चा करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करेंगे। क्या है? मूंगफली के लिए सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है। वैसे तो गुजरात में मूंगफली होती है। सरसों के लिए राजस्थान सबसे नंबर 1 पे, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र भी अब नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र। और नारियल के लिए केला। तो आंसर 1 2 3 4 हो गया, आप देख सकते हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और नारियल। जूट के लिए बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हो गया नंबर 3। चाय के लिए आप बात करेंगे तो आसाम भी हो सकता है, तो आसाम ही हो गया। और रबर के लिए बात करेंगे तो केरल हो गया। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। आंसर हो गया 3 1 2 4, आंसर इज ए। बॉरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक के क्षेत्र में है? यह कृषि विज्ञान में। बॉरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 पूछा जा सकता है कभी भी। ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है नेशनली, वो पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बॉरलॉग के नाम पर की गई। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कोपरी चिप्सोनाटो, याद रखना है, मैंने एक्सप्लेन किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, इसके एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेती की जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता की वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, केवल चावल गेहूं यानी कि राइस, व्हीट और दलहन पल्सेस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश की चुनिंदा जिलों में खेती की जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि कराकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। और यह फसल दोस्तों चावल, गेहूं, दलहन है। वर्तमान में बाजरा और चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। विविध वाले थोड़े क्वेश्चन लंबे होते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाने की नीड है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? मोटे अनाज तथा चावल। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है प्रकंद कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? अनाज के दानों का उत्पाद है, दैट इज ओटमील। ठीक है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज जिसे कहते हैं मंडुआ, खोदा का निर्यात यानी एक्सपोर्ट अधिकांश किस देश में किया जा रहा है? जापान। मैंने ऊपर ही बताया कहां पर ये किया जा रहा है? जापान में। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करेंगे। मूंगफली है, तिल है, बाजरा है। दोस्तों कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसलें हैं? तीनों की तीनों, ये दोनों तीनों मानसून
वाली फसलें दोस्तों। मूंगफली, तिल, बाजरा ये कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। लोबिया, मूंग, अरहर, इनमें से तीनों में दोस्तों दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोबिया हो गया, मूंग हो गया, अरहर, इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की हरी खाद प्रयोग करने पर 40 किलोग्राम, याद रखना 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषय की स्थितियां उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात यानी एक्सपोर्ट उन्मुख उद्योग विकसित कर सकते हैं? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो जलवायु है, क्लाइमेट की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड, जिसे बोलते हैं ऑर्किड दोस्तों, ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती की सकते हैं जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख यानी एक्सपोर्ट उद्योग विकसित कर सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? और याद रखना, पूछा जा सकता है फिर से, 2016 में ओनली वन सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है जनवरी 2016 में। सो आंकड़े याद रखना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? सिक्किम। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषता है। नंबर 1 है उसका उत्तरी भाग, ऐसे करके उसका उत्तरी यानी नॉर्थ वाला भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स होती है, वहां पर कैश क्रॉप्स, उसकी खेती अधिक होती है। किस एक राज्य में पाई जाती है? गुजरात में दोस्तों। गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है और उसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। देख लेना। भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन का प्रारंभिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये बीज, कौन सा? बी। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। गॉट माय पॉइंट? ग्वार की बात करें तो दैट इज क्लस्टर बीन का अधिकतर उपयोग जनवरी के चारे के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में कुल ग्वार उत्पादन का लगभग 80%, कितना? 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद, जिससे बोलते हैं ग्वार गम, के महत्व को साबित होने के बाद हाल ही में इसकी मांग में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई और ग्वार गोंद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है और इन्हें हॉरिजॉन्टल फ्रैकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद का प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। 68 पाएंगे। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है और पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। यह ए सत्य और आर बिल्कुल गलत है। आंसर इज सी। प्रश्नकाल में ऐसा था, आप यहाँ आंकड़ा पढ़ सकते हो। 19-20 में कुल मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य देखें तो आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल 1 पे, 2 पे, सॉरी गुजरात नंबर 3 पे, ठीक है, और ताजे जल की मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, और समुद्री जो मरीन फिश है उसमें गुजरात नंबर 1 पे। कौन सा? गुजरात। निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। आंसर इज सी। याद रखना ये आंकड़े, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक है, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। गॉट माय पॉइंट? चलो क्वेश्चन नंबर 70 पे। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, बने रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दैट इज ए। कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। देखो बात यहाँ पर थोड़ा सा, मध्यम किस्म की कपास के रेशे की लंबाई करीब 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना इस प्रश्न का उत्तर मान जाएगा डी। सेब का खाने वाला भाग मीसोकॉर्प है, ऐसा आयोग ने उत्तर माना है। तो ये आप पढ़ सकते हो। कपास की उत्कृष्टता के आधार पर रेशों की लंबाई होती है, तो सर्वाधिक रेशे की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर से अधिक, 5 सेंटीमीटर से अधिक भी होती है। ये यहाँ थोड़ा सा लिमिटेशन दिखा दिया इन्होंने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये सी। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है, यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। इसकी बुआई अक्टूबर दिसंबर में, कटाई अप्रैल मई में होती है। गेहूं, जौ, अलसी, रेपसीड, सरसों, चना आदि रबी की मौसम की फसलें हैं, बाकी के सब सही है। सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक है और तृतीय पीढ़ी जो थर्ड जनरेशन है उसकी पीड़कनाशी को सर्वप्रथम CM विलियम्स ने प्रस्तावित या नामित किया था। यहाँ पर गलत पूछा तो यह सी।
कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ए और डी दोनों कथन सही नहीं है। ए पढ़ते हैं, बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वाधिक उत्पादक है, ये गलत है। और डी वाला भी, भारत में आंध्र प्रदेश चावल का नहीं, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आंकड़े गलत हैं, तो देख लेना। इन्हीं 4 राज्यों में है, देख सकते हो। यूपीपीसीएस ने इसका उत्तर डी माना है। चलो, क्या माना? डी। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा कथन सही नहीं है? ये डी, अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, ये गलत है। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, जबकि चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल होता है और करीब 40% प्रोटीन होता है। ठीक है, और डॉक्टर बी पी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। पूछा जाए तो डॉक्टर बीपी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर के पहले रिसर्च या प्रथम महानिदेशक रहे हैं। कौन सा सही नहीं है? इनको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, तो देख लेना, पढ़ लेना इसको। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने में ही भलाई होती है कई बार। चलो, कौन सा कथन सही नहीं है? ए और डी दोनों ही सही नहीं है। कौशल धान की एक प्रजाति है, भाई कौशल धान की नहीं, ये मूंगफली की प्रजाति है, मूंगफली। ठीक है, वहीं डी को माना इन्होंने आयोग ने, क्योंकि जो दलहन का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में होता है, दलहन का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में नहीं भैया, मध्य प्रदेश में होता है। दोनों ही आंसर्स गलत है। क्वेश्चन नंबर आउट इस पे 76 पे क्या है? क्षेत्र और किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? चलो, कह रहा है किन्नौर सुपारी के लिए है क्या, मेवात आम के लिए, और कोरोमंडल सोयाबीन। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोई नहीं, तीनों ही गलत हैं दोस्तों। देखो, आंकड़ों की माने तो भारत में सुपारी का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद केरल, असम में होता है। वहीं बात करें आम की, आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। सोयाबीन में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, समझ रहे आप? सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान, इस तरीके से। आंकड़ों में गलत है, डी। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 15%, ये 16 के आंकड़े के हिसाब से। और भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फल यानी कि फ्रूट्स का उत्पादक है, पहले नंबर पर चाइना। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर है, संतरा है, आम है, पपीता है। सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहे हैं, 2 और 4 में है आम और पपीता, यानी आम और पपीते के मामले में हम नंबर 1 पे, इंडियंस नंबर 1 पे भैया। ठीक है, आंसर इज डी। भारत आम, केला, पपीता और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछना, आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, नींबू हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, याद रखना। निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी, कैश क्रॉप्स की बात हो रही है यहाँ पर, कैश क्रॉप्स की बात हो रही है। कौन सी नहीं है? ज्वार, जूट भी है, मूंगफली भी है और शुगर केन गन्ना भी है। ज्वार नगदी फसल नहीं है। खाद्यान्न फसलें, खाद्य फसलें, ये सब देख सकते हो। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि फसल और मौसम के हिसाब से। सूरजमुखी दोस्तों सभी मौसम में उगाई जा सकती है, यानी कि 4। खरबूजा दोस्तों समझ को आता है आपको, जायद की फसल यानी कि 2। कपास आपको पता है खरीफ की फसल है 1, अलसी रबी की फसल यानी कि 4, 2, 1, 3, आंसर इज बी। गॉट? तो सूरजमुखी को आप सभी मौसम में उगा सकते हैं। खरबूजा जायद हो गया, कपास के लिए खरीफ फसल है, अलसी के लिए रबी फसल है। 81 पे बात करेंगे। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो यह भूमि की कम या शून्य जुताई, कृषि में जल यानी कि जो वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, आप जो है खेत में अगर सिंचाई कर रहे हैं इरिगेशन, उससे पहले जिप्सम का यूज कर देंगे तो आपका पानी बहुत ज्यादा संरक्षित हो जाएगा। फसल अवशेष को खेत में रहने दिया जाए तब भी क्या होगा? वाटर कंजर्वेशन होगा। कूट का प्रयोग करके आप सही आंसर दे सकते हैं। आइए इसका क्वेश्चन है 1, 2, 3 इज राइट आंसर। शून्य जुताई खेती करने का वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसल उगाई जाती है। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये तीनों ही पद्धतियां कृषि में जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन में सहायता कर सकती है। फसल और पौधरोपण की बात करेंगे। जूट में दोस्तों पश्चिमी बंगाल में, यहाँ लिखता हूँ वेस्ट बंगाल। चाय में आप प्यार करेंगे तो असम के साथ, बहुत कांति का, बहुत। गन्ना में यूपी है और रबर में आपका अपना केरल है। यहाँ पर देख सकते हैं मैचिंग में। आंसर आपका 4, 3, 2, 1।
4-3-2-1 गॉट इट। 83 जस्ट कम टू द 83। चलो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? फसल और राज्य। मक्का उत्तर प्रदेश सुमेलित है क्या? सुमेलित नहीं है। यस मक्का उत्तर प्रदेश में होता है। जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र गुजरात, सोयाबीन आंध्र प्रदेश में नहीं। सोयाबीन के लिए मैंने वो भी बताया था, मध्य प्रदेश नंबर 1, अब महाराष्ट्र नंबर 2 और राजस्थान नंबर 3। ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में से किसकी किस्म है? अंगूर। इनके नाम है, ये ग्रेप्स नाम है दोस्तों, ग्रेप्स के नाम है। सुल्ताना, अनाबेसाई आदि अंगूर की प्रजातियां। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फसल और खरपतवार। देखो गेहूं में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोचो समझो, नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, ये ध्यान रखना। गेहूं की बात करेंगे तो फ्लेरिस माइनर जो है गेहूं के साथ क्या है, खरपतवार की तरह यूज होता है। तो ये फ्लेरिस माइनर गेहूं। धान में बथुआ देखा होगा, मटर का प्याजी है। धान में बथुआ नहीं होता, यही गलत है। धान में दोस्तों बथुआ का वास्तविक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। ये प्राय गेहूं, जो बथुआ गेहूं के साथ देख सकते हैं, व्हीट के साथ, या मटर या सरसों यानी मस्टर्ड के साथ। मटर के साथ प्याजी होता है, बरसीम के साथ कासनी होता है, कासनी दिखा होगा वैसे ही। तो बथुआ का वानस्पतिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। यह प्राय गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों के खरपतवार, किसके खरपतवार के रूप में होता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में भी होता है, धान की फसल में नहीं होता। तो ये बी। ठीक है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फसल और प्रजाति। सरसों वर्णा, मटर रचना। डी धान जो राधे। राधे दोस्तों चना यानी जो बंगाल ग्राम है उसकी किस्म है। मक्का, आलू, गन्ना, पैडी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है किसके? 3 वर्षीय। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, अगर नहीं पता है तो उन्हें छोड़ देने में बेहतर है, और उसी में समझदारी है। गॉट अ पॉइंट? उन्हें छोड़ देने में समझदारी है। मक्का, आलू, गन्ना, पैडी, मूंग ये 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। नाबी एमजी है गेहूं की एक किस्म। प्रथम शाकानाशी का विश्व में उत्पादन हुआ 2,4-D। यह 2,4-D यानी कि डाइक्लोरोफेनॉक्सिल एसिटिक एसिड, ये प्रथम शाकनाशी इसे बोलते हैं 2,4-D। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सी काबुली चना किल्ले निकलना, ये गलत है। ये वाक्य मक्का क्या होता है? मक्का हुआ है नर मंजरी निकलना, मूंगफली की खुंटी बनना, तंबाकू का शीर्ष कर्तन होता है। काबुली चने का किल्ले निकलना नहीं होता। काबुली चने का किल्ले निकलना नहीं होता है। किल्ले निकलना किसका होता है? किल्ले ने चना, काबुली चना किल्ले निकलना सम्मिलित नहीं है। धान, गेहूं, गन्ना आदि में किल्ले निकलते हैं। तो धान में होता है किल्ले, गेहूं में होता है और गन्ने में। भारत में मेहनता तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 85%। मेहनता तेल उत्पादन में 100% मान लो योगदान यूपी का है। मेहनत से मतलब है जो पेपरमेंट बोलते हैं आप उसे, पेपरमेंट। कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? धान में उकटा होता है नहीं, क्योंकि धान में उकटा नहीं होता है। सरसों में सफेद गेरू, बाजरा में कंडवा और मूंगफली में टिक्का, ये टिक्का रोग होता है, टिक्का याद रखना। उकटा किसमें होता है? ये गन्ने में, शुगर केन में होता है। कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये सी झूठ कंठ है फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये गलत है। क्योंकि झूठ कंठ जो है, ये जो फॉल्स स्मट जिसे मैं बता रहा था, ये पाया जाता है धान में। यहाँ पर ये धान में पाया जाता है, ना कि जौ में। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगेती झुलसा और आलू, अगेती झुलसा ये आलू में पाए जाने वाले रोग है। और खैरा धान में, ये जिंक की वजह से होता है। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यों के उनके युग में कौन सा सही नहीं? राई, सरसों राजस्थान नहीं है। सरसों चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में ये सी वाला नहीं है, क्योंकि राई सरसों में राजस्थान नहीं है दोस्तों। गॉट इट? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? ये ओनली केरल। केरल में दोस्तों काली मिर्च और इलायची का उत्पादन बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर किया जाता है। 17 यूपीपीसीएस आरओआर में आया क्वेश्चन है। केरल में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन प्यारा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थोड़ा सा जरूरत है हमें सपोर्ट की, नीड की भी, आपके प्यार की भी। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यकाल एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। बट दूसरा एनपीओपी, इसे बोलते हैं एनपीओपी। इसके क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण, जो खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से बोलते हैं एपिडा, उसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन चुका है। कौन सा कथन सही है? पहला रॉन्ग है, बाकी के दोनों केवल 2 और 3 सही है। बी राइट आंसर है, क्योंकि एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए एपिडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
और सिक्किम जो है जैविक बनी चुका है, यानी कि बायोलॉजिकल स्टेट बन चुका है। पहला गलत है, क्योंकि जो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कौन सा है? यह केंद्रीय वाणिज्य मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। तो किसी में ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय नहीं है, तो यह है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन में कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सेशन अगर आपको प्यारा लगा, अच्छा लगा, खूबसूरत लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि बहुत ही प्यारा और अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा प्यारा सेशन था और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स और योर फ्यूचर एग्जाम्स।